बच्चों आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो आप कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे ना, इसकी खास बात ये है कि जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको है ना वो जो पिछला कूलम्ब्स लॉ था इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो आपने पढ़ा था उसकी याद आने वाली है। बहुत मज़ा आएगा। देखो यहाँ पर है ना हम लोग जो मैग्नेटिक डायपोल पढ़ने वाले हैं तो वो बहुत बहुत कंपेरेबल है या लगभग लगभग सिमिलर है जो हमने इलेक्ट्रिकल डायपोल पढ़ा था। मतलब कि यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है वो वैसा एक्ट करता है जैसे कि वहाँ पर वो जो पॉजिटिव पोलैरिटी होती थी ना वैसा, और जो साउथ पोल है वो वैसे एक्ट करता है जैसे कि वहाँ पर नेगेटिव पोलैरिटी होती थी। ठीक है ना। तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करते हैं। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को पढ़ने से पहले हम लोग पोल स्ट्रेंथ पता करते हैं, मतलब पोल स्ट्रेंथ होता क्या है। उसके बाद में हम इसे ठीक से समझ पाएंगे कि इसके मैग्नेटिक डायपोल के लिए कूलम्ब्स लॉ है क्या। पोल स्ट्रेंथ का जो सिंबल है वो है हमने लिया क्यू एम। ठीक है ना। हम चार्ज का सिंबल क्या लिया करते थे, चार्ज का सिंबल हम लोग क्यू लिया करते थे। यहाँ पर मैंने क्यू एम पोल स्ट्रेंथ का सिंबल लिया है। देखो ये पोल स्ट्रेंथ होता क्या है। पोल स्ट्रेंथ का मतलब होता है वो स्ट्रेंथ जिससे कि, या वो स्ट्रेंथ जो कि मैग्नेटिक डायपोल के किसी भी एक मोनोपोल के पास में होती है जिससे कि वो अट्रैक्ट करता है। मतलब स्ट्रेंथ विद विच अ मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट्स, वो ताकत जिससे कि कोई मैग्नेटिक पोल है ना वो अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन करने की ताकत, एक मोटी भाषा में बात करूं तो। ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ होता है अट्रैक्शन करने की ताकत। अब हम क्या करते हैं कि दो मैग्नेट में बनाता हूं या दो मैग्नेटिक डायपोल में बनाता हूं। मैग्नेट का मतलब ही मैग्नेटिक डायपोल है। ये मैंने दो अलग अलग यहां पर मैग्नेटिक डायपोल बना दिए। ये जो मैग्नेटिक डायपोल है इसको मैं बोलता हूं कि मैग्नेटिक डायपोल नंबर 1, ये है मैग्नेटिक डायपोल नंबर 2। सपोज मैग्नेटिक डायपोल का, इस वाले मैग्नेटिक डायपोल का नॉर्थ यहाँ पर है, साउथ यहाँ पर है, और मैं इसका नॉर्थ यहाँ पर ले लेता हूँ, साउथ यहाँ पर ले लेता हूँ। अब मैं इनकी पोल स्ट्रेंथ लिखता हूँ। मान लो कि ये जो फर्स्ट नंबर का मैग्नेट है उसकी पोल स्ट्रेंथ QM1 है, QM1 है। और सेकंड नंबर का जो मैग्नेटिक डायपोल है उसकी पोल स्ट्रेंथ QM2, QM2। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास में एक मैग्नेटिक डायपोल होता है ना तो हमको पता है कि इसकी दो पोलैरिटी होती है, एक नॉर्थ होती है एक साउथ होती है, और दोनों ही पोलैरिटी के पास में इक्वल स्ट्रेंथ होती है। नॉर्थ पोल के पास में भी उतनी ही स्ट्रेंथ होती है और साउथ पोल के पास में भी उतनी ही स्ट्रेंथ होती है। कौन सी स्ट्रेंथ? पोल स्ट्रेंथ। ठीक है। अच्छा, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिकल डायपोल बनाया करते थे तो एक तरफ हम चार्ज Q लिखा करते थे, दूसरी तरफ भी हम चार्ज Q ही लिखा करते थे। दोनों ही चार्जेस सिमिलर मैग्नीट्यूड के हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर जो पोल हुआ करता था वो नेगेटिव होता था और यहाँ पर जो पोल होता था वो पॉजिटिव होता था। ठीक है। तो जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ जो है वो पॉजिटिव पोल की तरह से काम करता है, और ये जो साउथ है ना वो नेगेटिव पोल की तरह काम करता है। मतलब यहां पर मैंने कुछ उल्टा बना दिया। अब मैं आपको इलेक्ट्रिकल डायपोल उल्टा बना करके, इसका उल्टा बना करके बताता हूं। जैसे कि ये यहां पर मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं, यहां पर मैं नेगेटिव लिख रहा हूं। ये इलेक्ट्रिकल डायपोल बन गया ना। ठीक है। इलेक्ट्रिकल डायपोल की स्ट्रेंथ क्या है? उसका चार्ज। मैग्नेटिक डायपोल की स्ट्रेंथ क्या है? एक मोनोपोल का स्ट्रेंथ क्या है? पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक है। अब ये जो नॉर्थ है ना कैसे एक्ट कर रहा है? पॉजिटिव की तरह से, और साउथ कैसे एक्ट करेगा? नेगेटिव की तरह से। ठीक है। चलो यहां पर शुरू करते हैं। अब देखो ये जो दो मैग्नेट हैं इसमें अगर मैं इन दोनों पोलैरिटीज की बात करूं तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल हमको पता है कि सिमिलर पोल होगा तो दे विल रिपल ईच अदर। ठीक है। एक रिपल्शन फोर्स क्रिएट होगा। मान लो कि मैं यहाँ पर साउथ, ये वाला साउथ यहाँ पर रख देता और ये नॉर्थ यहाँ पर रख देता तो क्या फर्क पड़ता? अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता। पर बात हम कर रहे हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की, चाहे वो रिपल्शन फोर्स हो या अट्रैक्शन फोर्स हो। ठीक है। बात चल रही है मैग्नेटिक फोर्स की। तो देखो ये पोलैरिटी और ये पोलैरिटी दोनों की पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर अलग अलग है। तो मान लो कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस r है। ये डिस्टेंस हमने r माना, ये r डिस्टेंस। ठीक है ना। तो ये जो
इस पोलैरिटी और इस पोलैरिटी के बीच में, ये पोल स्ट्रेंथ और ये पोल स्ट्रेंथ के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स होगा तो वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब्स लॉ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नॉर्थ के बदले हम लोग लिख देते हैं पॉजिटिव, और यहां पर भी हम लिख देते हैं पॉजिटिव। सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है Q1 और एक पॉजिटिव चार्ज है Q2, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको R माना, तो हम लोग क्या लिखा करते थे कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ना वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स प्रोपोर्शन में है इन दोनों पोल स्ट्रेंथ जिनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स काम कर रहा है, ये दोनों पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के मल्टीप्लीकेशन के प्रोडक्ट के, मतलब कि QM1 इंटू QM2। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या लिखा करते थे कि जो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है ना वो प्रोपोर्शन में है वो दो चार्जेस जिनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है, उन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट ले लिया करते थे ना, उसके प्रोपोर्शन में इलेक्ट्रिकल फोर्स माना करते थे। ठीक है, तो सिमिलर चल रहा है। देखो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइंडली लिख देंगे। किन दोनों को? इन दोनों को कंबाइंडली लिखेंगे। कैसे? कि जो ये मैग्नेटिक फोर्स है वो प्रोपोर्शन में हो जाएगा QM1 इंटू QM2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाएंगे, तो यहाँ पर हमको कुछ कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये हम लोग कुछ कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पर इक्वल करता हूँ मैं, कांस्टेंट K पुट किया मैंने, QM1 इंटू QM2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो जब ये प्रैक्टिकल्स हम करेंगे ना, तो इन प्रैक्टिकल्स को करके हमको ये पता चलेगा, मतलब हम ये पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू लिखेंगे, डिस्टेंस का वैल्यू लिखेंगे, कितना फोर्स लग रहा है वो वैल्यू लिखेंगे, तब हमको पता चलेगा कि ये जो हमने कांस्टेंट के माना हुआ है इसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट कहेंगे। के को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमको कितना मिलेगा? तो देखो बच्चों, इसका वैल्यू हमको मिलेगा K इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? 10⁻⁻7 वेबर इंटू एम्पियर -1 मीटर -1। ठीक है, तो यहां पर K का वैल्यू लिख लेते हैं, μ0 अपॉन 4 QM1 इंटू QM2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको मैग्नेटिक फोर्स मिल गया। चलो जी, ये आपको ध्यान में रखना है ये फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, और वो जो कूलम्ब्स लॉ था वहां पर क्या फॉर्मूला बनता था? इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स FE इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्जेस Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बनता था ना फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब हम पढ़ते थे तब। ठीक है, अच्छा जी, तो यहां तक क्लियर। अब बात आती है कि ये जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है QM, इसका यूनिट क्या है? नोट डाउन करो, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ QM का जो यूनिट है वो है एम्पियर इंटू मीटर, या तो हम कह लें न्यूटन पर टेस्ला। 1 एम्पियर इंटू मीटर जो कि पोल स्ट्रेंथ का यूनिट है, वो यूनिट होता कितना है वो देखते हैं। उसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। हमारा फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग जहां पर 1/4πε0 लिखा करते थे, यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं? μ0 अपॉन 4 QM1 इंटू QM2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, एक चीज और कि ये जो μ0 है वो, ये μ0 क्या है? तो μ0 है परमीएबिलिटी। किसका परमीएबिलिटी?
परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। देखो मैग्नेटिक के केस में, मैग्नेटिक फील्ड के केस में जो मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो परमिएबिलिटी लेते हैं। और हम लोग जहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में पढ़ते थे तो वहां पर एप्सिलॉन जीरो को क्या लिया करते थे, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा, ये परमिएबिलिटी क्या है? परमिएबिलिटी का मतलब ये है कि किस एक्सटेंट तक, किस डिग्री तक जो मीडियम है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास होने देगा। ठीक है, परमिटिविटी क्या होता था, किस एक्सटेंट तक जो मीडियम है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन को पास होने देगा अपने थ्रू। अच्छा जी, चलो अब हम बात करते हैं फिर से। इफ अगर मैं मान लूं कि ये जो पोल स्ट्रेंथ है QM1 वो QM2 के बराबर है, QM2 के बराबर ले लिया, और सपोज उसको मैंने ले लिया QM, कॉमन लिख दिया QM, ठीक है। और जो सेपरेशन था R इज इक्वल टू 1 मीटर ले लिया, और इनके बीच में अगर फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 न्यूटन का फोर्स, देन हम लिखेंगे QM इज इक्वल टू ±1 एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, इसको हम देख लेते फिगर बना करके, जिससे कि ठीक से समझ में आ जाए बात। मान लो कि हमारे पास में मैग्नेट नंबर 1 है, मैग्नेट नंबर 2 है, और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोलैरिटी है, ये साउथ पोलैरिटी है, इसको ले लो नॉर्थ पोलैरिटी, इसको ले लो साउथ पोलैरिटी, मैग्नेट नंबर 2। यहाँ पर जो पोल स्ट्रेंथ है सबकी इक्वल मान लो, जैसे कि दोनों ही मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ है वो इक्वल है, ऐसे ये है ना। तो अगर हम इनकी बात करें, इसकी बात करें, तो इन दोनों के बीच, ये जो दोनों पोलैरिटी हैं इनके बीच जो डिस्टेंस है उसको R माना, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स का फॉर्मूला हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो अगर ये फोर्स का वैल्यू, हमने क्या क्या कहा, फोर्स का वैल्यू 10 टू द पावर -7 न्यूटन है, तो फोर्स के बदले हम लिख देते हैं 10 टू द पावर -7। ओके, μ0/4π इसका वैल्यू क्या होता है, तो वो वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7। अच्छा, ये जो पोल स्ट्रेंथ है उसको तो हमने इक्वल मान लिया है, तो इसको हम ले लेते हैं QM इंटू QM, मतलब कि QM का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय जो हमने सेपरेशन ले रखा है इस पोल और इस पोल का, वो सेपरेशन 1 मीटर है, तो इसका 1 का स्क्वायर कर दो। 10 टू द पावर -7 से 10 टू द पावर -7 कट गया, 1 स्क्वायर तो 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ, आंसर आया हमारा 1 इज इक्वल टू QM का स्क्वायर। इसका मतलब कि ये हो गया कि जो ये हमारा पोल स्ट्रेंथ है ना वो किसके बराबर है, +-1 के बराबर है। ठीक है, और यूनिट हम लिखे रहते हैं एम्पियर इंटू मीटर। तो हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन क्रिएट कर ली। किसकी डेफिनेशन क्रिएट करी, 1 एम्पियर इंटू मीटर पोल स्ट्रेंथ। 1 एम्पियर इंटू मीटर पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि अगर इक्वल और लाइक पोल या अनलाइक पोल, इक्वल महत्वपूर्ण यहाँ पर इक्वल पोल है, अगर इक्वल पोलैरिटी हमने 1 मीटर सेपरेशन पर रख दी, एंड इफ दे एक्सर्ट्स फोर्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 न्यूटन, तब जो पोल स्ट्रेंथ है ना वो 1 एम्पियर इंटू मीटर कहलाएगी। ठीक है ना। ओके, तो चलो जिसको नोट करना है नोट कर लो, और वैसे तो मैंने आपके लिए नोट्स बना ही रखे हैं, मैं आपको सैंपल बता देता हूं। ये देख सकते हैं आप सैंपल, आप नोट्स मंगवा सकते हैं। तो जिनको नोट डाउन करना है कर लीजिए। इफ इक्वल एंड लाइक पोल्स केप्ट 1 मीटर अवे रिपल्स और अट्रैक्ट्स विद फोर्स ऑफ 10 टू द पावर -7 न्यूटन, देन पोल स्ट्रेंथ इज 1 एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, जहां जहां पर मैंने पोल स्ट्रेंथ कहा है ना, पोल स्ट्रेंथ का जो पूरा नाम होता है वो होता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो देखा ना, जो हमने अभी कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, तो वो पिछले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने कूलम्ब्स लॉ देखा था उसके बहुत सिमिलर था ना।
ओके। अब हम लोग है ना मैग्नेटिक फील्ड एक नए तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड वहाँ पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में समझा था। आपको अभी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं उसको, तो ये जो आप अभी फाइंड आउट करने वाले हो, समझने वाले हो, ठीक है, उसको देख करके आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की फिर से याद आने वाली है। तो चलो याद करें। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, हम इस फॉर्मूले को जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो म्यू 0/4 पाई QM1 इंटू QM2 अपॉन R² होता है, ठीक है। अच्छा देखो, अब मैं ना एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। देखो, ये मान लो कि हमारा एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट का साउथ यहाँ पर है, नॉर्थ यहाँ पर है, मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेटिक बार, ठीक है ना। अच्छा, जो ये साउथ पोलैरिटी है उसका हम मान लेते हैं कि जो पोल स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, वो कैपिटल QM है और इसका भी कैपिटल QM पोल स्ट्रेंथ है नॉर्थ पोल का। ये नियम याद रखना कि एक मैग्नेट के अंदर जो पोल स्ट्रेंथ होती है ना वो एक जैसी होती है, लेकिन पोलैरिटी अपोजिट होती है। मतलब एक नॉर्थ पोलैरिटी की पोल स्ट्रेंथ होगी तो एक साउथ पोलैरिटी की पोल स्ट्रेंथ होगी। और एक और खास बात यह है कि ये जो पोल स्ट्रेंथ होता है ना, ये पोल स्ट्रेंथ एग्जैक्ट जो ये नॉर्थ फेस या साउथ फेस है ना उससे थोड़ा सा अंदर होता है, ठीक है। तो जो जो ये लेंथ होती है किसकी, मैग्नेट की जो लेंथ होती है उस लेंथ के मुकाबले जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो कम होती है। देखो मैग्नेटिक लेंथ कितनी हुई, मैग्नेटिक लेंथ है यहां से इस पोल स्ट्रेंथ से लेकर के इस पोल स्ट्रेंथ तक, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। अच्छा, और ये कौन सी लेंथ है, अरे ये जो हम साइज वाली बात करते हैं ना, मैग्नेट का साइज कितना है तो मैग्नेट की लेंथ कितनी हुई, ये मैग्नेट की लेंथ हुई, तो इसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ मैग्नेट या मैग्नेटिक बार, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मैग्नेट या मैग्नेटिक लेंथ में फर्क होता है, ये ध्यान रखना। इस लेंथ को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जियोमेट्रिकल लेंथ। तो जियोमेट्रिकल लेंथ वो बड़ी होती है और जो ये मैग्नेटिक लेंथ होती है वो छोटी होती है, क्योंकि मैग्नेटिक लेंथ जो होती है वो दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच का डिस्टेंस होता है और जो ये पोल स्ट्रेंथ होती है वो एग्जैक्टली फेस पर ना होकर के फेस से थोड़ी सी अंदर होती है, ठीक है। हाँ, तो अब हम फिर से अपने मुद्दे पर लौट के आते हैं। तो ये मैंने एक मैग्नेट बनाया। अब देखो, मैं R डिस्टेंस दूर, सपोज ये R डिस्टेंस दूर यहाँ पर एक और मैग्नेट बनाता हूँ। ये मैंने एक और मैग्नेट बनाया। ये जो मैग्नेटिक डायपोल है इसका पोल स्ट्रेंथ सपोज QM1 है और यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ QM2 है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों पोलैरिटीज की बात करूं, इन दोनों पोल स्ट्रेंथ की बात करूं, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, नोट डाउन करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा म्यू 0/4 पाई, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट लिख लो। उसके बाद में दोनों जो पोल स्ट्रेंथ है, ये वाला पोल स्ट्रेंथ और ये वाला पोल स्ट्रेंथ, इनका प्रोडक्ट लिखना है, कैपिटल QM इंटू QM1। एक चीज़ और, सिमिलर में एक ही मैग्नेट है तो एक ही मैग्नेट के अंदर सपोज ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो सेम होगी। मतलब ये मैंने QM1 ही लिखना चाहिए था मुझे, ये QM1 मैंने लिख दिया फिर से, ठीक है। अच्छा, डिवाइड बाय इन दोनों के बीच सेपरेशन कितना रखा हुआ है, R डिस्टेंस है R, ठीक है। तो R का स्क्वायर लिखना है। चलो, अब मान लो कि R डिस्टेंस दूर, यहां से R डिस्टेंस दूर, ये यहां पर मैं एक मैग्नेट और रखता हूं। ये मैंने एक मैग्नेट और रखा। इस मैग्नेट का सपोज साउथ पोल यहां पर है, नॉर्थ पोल यहां पर है। यहाँ पर इस मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ है QM2 मान लो, और ये नॉर्थ साइड का जो पोल स्ट्रेंथ है इसको भी QM2 ही मानना पड़ेगा। तो अगर मैं इस पोल स्ट्रेंथ की बात करूं और इस पोल स्ट्रेंथ की बात करूं,
तो इनके बीच में सेपरेशन है आर, इसका मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स जो भी लगेगा, यहाँ पर देखो नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, ऑब्वियसली यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो ये अट्रैक्शन फोर्स होगा μ0/4π हमारे इस नियम के अनुसार। दोनों पोल स्ट्रेंथ का मल्टीप्लिकेशन करना है, QM इंटू QM2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक कॉमन चीज है, वो कॉमन चीज क्या है? वो कॉमन ये है ना। देखो बच्चों यहाँ पर भी ये देखो ये, ठीक है। तो ये जो कॉमन चीज है ना μ0/4π QM/r², इसको हम लिख लेते हैं B, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर मैं इसको B लिख लूं तो यहां पर क्या बच गया? QM1 QM2 यही बच रहा है ना। तो एक काम करते हैं, इसको मैं कोई QM लिख देता हूं, कोई पोल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। याद आया कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक में? Fe इज इक्वल टू E इंटू क्यू, ऐसा पढ़ते थे, है ना। देखो यहां पर हम पढ़ रहे हैं Fm इज इक्वल टू B इंटू क्यू एम, या कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं QM इंटू B, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, जैसे कि चार्ज स्केलर हुआ करता था ना, ऐसे ही। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? तो जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की होगी वो डायरेक्शन ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। लेकिन यहां पर एक नियम है, और वो नियम ये है कि जो ये QM है, मतलब कि जो पोल स्ट्रेंथ है ना, इसको हम लोग है ना नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ माने तो, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ते थे इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू चार्ज। ठीक, अब इसका मतलब ये हुआ, देखो यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे लिखा करते थे? हम बोलते थे कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो 1/4πε0 सोर्स चार्ज, जो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को बना रहा है, सोर्स चार्ज अपॉन कितने डिस्टेंस पर आप पता करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, वो डिस्टेंस का स्क्वायर लिखो। यहां पर आओ, जो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, वो देखो यहां पर मैं एक कांस्टेंट लिखता हूं μ0/4πε0। सोर्स पोल स्ट्रेंथ क्या था? QM अपॉन कितने डिस्टेंस दूर आप पता करना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, हम r डिस्टेंस दूर पता करना चाहते हैं, तो डिस्टेंस का स्क्वायर लिख दिया, है ना सिमिलरिटी यहां पर। अच्छा, अब देखो हम क्या किया करते थे कि इस फॉर्मूले में हम ये कहते थे कि इफ ये जो चार्ज Q है वो चार्ज जो कि इस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और ये फोर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करता है। तो ये जो चार्ज है जो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के द्वारा क्रिएट किए गए इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, वो चार्ज Q एक हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया करते थे। ठीक इसी तरह से यहां पर हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले में मैग्नेटिक फोर्स को क्रिएट करने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, और इस फोर्स को जो एक्सपीरियंस करता है वो ये QM पोल स्ट्रेंथ है। तो वो QM पोल स्ट्रेंथ जो कि इस मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है और इस फोर्स को ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो ये जो पोल स्ट्रेंथ है, अगर हम इसको यूनिट पॉजिटिव नॉर्थ पोल, पॉजिटिव मतलब यहां पर नॉर्थ पोल से है, अगर हम इसको यूनिट नॉर्थ पोल कंसीडर कर ले तो हमें क्या मिलेगा? इसको आप यूनिट कंसीडर कर लो, आपको मिलेगा Fm इज इक्वल टू B। यहां पर आपको जो चार्ज को आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है तो आपको क्या मिलेगा? Fe इज इक्वल टू E, है ना। ऐसे करते थे, बिल्कुल सिमिलर चल रहा है। ओके।
ओके, तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? हम ये कहेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट नॉर्थ पोल if kept inside magnetic field that will give strength of magnetic field या intensity of magnetic field या magnetic field intensity। इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका वो ये है, देखिए, मैग्नेटिक फोर्स अपॉन QM इज इक्वल टू बी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो हम बोलेंगे कि अगर यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड है वो मैग्नेटिक फोर्स ही मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कि वो मैग्नेटिक फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ। यहाँ पर आओ, यहाँ पर हम लिखते थे इलेक्ट्रिकल फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू, है ना। क्यू को नीचे लेके आ जाओ, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता था? तो हम बोलते थे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड है। अच्छा, अब अगर ये मैं वहां पर ये बात कह रहा था, अभी बस 2 मिनट पहले मैं ये बात कह रहा था कि अगर मैं QM को कंसीडर करूं कि ये यूनिट नॉर्थ पोल है, तो और तो ही जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन बनेगी, मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर कंडीशन ये है तो। ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स की डायरेक्शन वही है जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन है, कंडीशन अगर ये जो Q का वैल्यू है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिमिलरिटी है। ओके, तो इस तरह से हम डेफिनेशन भी बना सकते हैं। अब एक और कंपैरिजन, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा करते थे इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट, वैसे ही यहाँ पर है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल डायपोल होता था उसका लेंथ हमने वहाँ पर 12 माना था, यहाँ पर जो मैग्नेटिक डायपोल है, मतलब कि जो मैग्नेटिक बार है ना, उसका मैग्नेटिक लेंथ भी हम 12 ही मानते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो चार्ज हुआ करते थे डायपोल में, इलेक्ट्रिकल डायपोल में, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ होती है, एक तरफ नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ और एक तरफ साउथ पोल स्ट्रेंथ। और जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं बिल्कुल वैसा ही है। चलो देखते हैं फटाफट। हम यहाँ पर बनाते हैं मैग्नेटिक डायपोल। ये मैंने मैग्नेटिक डायपोल बना लिया है। मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल 2 अलग अलग मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से बना हुआ होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होती हैं वो इक्वल होती हैं, लेकिन दोनों की पोलैरिटी अलग अलग अपोजिट होती है। और इन दोनों पोल स्ट्रेंथ्स के बीच में जो लेंथ हमने कंसिडर करी है वो 12 कंसिडर करी है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा मैग्नेटिक डायपोल। अब बात आती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। तो सपोज हमारे पास में एक इलेक्ट्रिकल डायपोल है और उस इलेक्ट्रिकल डायपोल के बीच मतलब कि जो मोनोपोल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 है। तो हम लोग क्या बोलते थे कि जो इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट है वो सेपरेशन इनटू कोई भी एक चार्ज ले लो, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। ये हमने लिख लिया। ऐसे ही यहाँ पर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमको लिखना है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का सिंबल हमने स्मॉल m दे दिया है, इज इक्वल टू लेंथ है 2l मल्टीप्लाइड बाय कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ ले लो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो और प्रोडक्ट ले लो। मतलब कि यहाँ पर हमको पोलरिटी नहीं लिखनी है, हमको केवल और केवल कोई भी एक मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ले लेना है, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो ये हमको मिला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक। तो देखो बच्चों सिमिलर है ना। ओके, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन वही है जो लेंथ की डायरेक्शन है। अब यहाँ पर तो लेंथ की दो डायरेक्शन बनती है, इधर भी बनती है इधर भी बनती है, ठीक है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती थी, ऐसे ही यहाँ पर जो डायरेक्शन बनेगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वो साउथ से नॉर्थ की तरफ, ऐसे
ठीक है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ ऐसे ये डायरेक्शन बनेगी, तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। ठीक, अच्छा, तो जैसे यहाँ पर चार्ज लिया है ऐसे यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ ले रखा है, बिल्कुल सब कुछ सिमिलर सिमिलर मालूम पड़ता है हमको। ये जो पोल स्ट्रेंथ है, ये पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर होता है। ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो मीटर होता है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या बनेगा, वो बनेगा, देखो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो गया, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये यूनिट बन गया। ठीक, और ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इसका डायमेंशनल इक्वेशन में अगर लिखूं तो वो हो जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर लिखना ना, तो लिखो एम एल टी। एम मास तो कुछ है नहीं, लेंथ है 2 बार, और टाइम कुछ नहीं है, और एम्पियर ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ये डायमेंशनल इक्वेशन बन गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। फिर से मैं एक मैग्नेटिक डायपोल बनाने जा रहा हूँ। ये मैंने मैग्नेटिक डायपोल बनाया, ये सपोज नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है मैंने QM लिया, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ भी ऑब्वियसली उतना ही लेना पड़ेगा। ये जो दोनों पोल स्ट्रेंथ है इनके बीच जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने 12 माना हुआ था। ठीक है ना, तो ये जो 12 डिस्टेंस है ना, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। ओके, और ये जो डायपोल मतलब जो ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट, इसका जो ये लेंथ है ना, मतलब कि शेप वाला जो शेप साइज वाला जो लेंथ है बाहर बाहर का, तो ये फेस से लेकर के ये फेस तक जो ये लेंथ है ये जियोमेट्रिकल लेंथ कहलाती है, जियोमेट्रिकल लेंथ। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो प्रोपोर्शन में होती है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मैग्नेट के, मतलब कि मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज़्यादा होगा तो पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब देखो इस बात को हम एक और तरीके से समझते हैं। कटिंग मैग्नेट लॉन्गिट्यूडनली, हमने एक मैग्नेट बनाया और इस मैग्नेट को मैं लॉन्गिट्यूडनली काट दूंगा, तो इसको मुझे ऐसे काटना है। सपोज एरिया ऑफ द मैग्नेट ए है, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अच्छा, ये जो मैग्नेटिक लेंथ है वो 12 है, तो देखो जो 12 मैग्नेटिक लेंथ है वो तो कटेगी नहीं। यहाँ पर जो हमें टुकड़े मिलेंगे वो टुकड़े कैसे मिलेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे, जिन जिन इन दोनों टुकड़ों की जो लेंथ होगी वो लेंथ तो इस ओरिजिनल मैग्नेट के बराबर ही होगी। ओके, तो इनकी मैग्नेटिक लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, हाँ क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो चुका है। अच्छा, ये जो ओरिजिनल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था, ये ओरिजिनल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, पोल स्ट्रेंथ को मान लो QM, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ QM है, तो अभी अभी हमने देखा कि जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है। क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो गया तो पोल स्ट्रेंथ भी आधी हो जाएगी। तो देखो ये जो टुकड़े हैं, इन टुकड़ों की जो पोल स्ट्रेंथ है वो आधी हो चुकी है। ये पोल स्ट्रेंथ में आधा लिख रहा हूं, ये लिख दिया। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर जो ओरिजिनल मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा 2L इंटू QM। अच्छा, ये जो टुकड़े हैं इन टुकड़ों में कोई भी एक टुकड़ा ले लो, उस टुकड़े का जो मैग्नेटिक डायपोल, दोनों का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा सेम ही होगा, क्योंकि दोनों की पोल स्ट्रेंथ भी सेम है और लेंथ भी, मैग्नेटिक लेंथ भी सेम है। तो यहाँ पर जो नया डायपोल मोमेंट बना इन टुकड़ों के केस में वो बना 2L इंटू QM बाई 2 से 2 कट हो गया, ये हो गया, हमको मिला L इंटू QM, मतलब ओरिजिनल का आधा। L इंटू QM क्या है, वो जो टुकड़ा है उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो मुझे कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे। इस 2 को मैं नीचे लेके आता हूँ, अगर 2 को मैं नीचे लेके आ गया तो मुझे क्या मिला, m डैश इज इक्वल टू m/2, मतलब कि ओरिजिनल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का आधा वो बनेगा इस टुकड़े का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, कटिंग द मैग्नेट इक्वेटोरियली। ठीक है, मैग्नेट हम बनाएंगे इक्वेटोरियली काटेंगे। ये हमने बनाया मैग्नेट। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, लेंथ के परपेंडिकुलर, मैग्नेट की लेंथ तो ये है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है वो इक्वेटोरियल लाइन है। ठीक है, तो हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए कुछ इस तरीके से। ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ QM था, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ QM था। अब देखो बच्चों, टुकड़े हो चुके हैं, एक टुकड़ा ये रहा और एक टुकड़ा ये रहा। ठीक है,
अच्छा, इनके यहाँ पर जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो ए है, तो इन टुकड़ों का भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही है, उस पर कोई फर्क पड़ा नहीं है। बस जो लेंथ है ना, मैग्नेटिक लेंथ, वो आधी हो चुकी है। ये जो लेंथ है हमने 2L मानी थी, तो ये मैग्नेटिक लेंथ L हो चुकी है, और ये मैग्नेटिक लेंथ भी L ही हो चुकी है। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है पोल स्ट्रेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया आधा नहीं हुआ है, उसको कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया को कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसीलिए पोल स्ट्रेंथ को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और खास बात कि जो मैग्नेट है वो कभी भी मोनोपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब हम ये सोचें कि इस मैग्नेट से नॉर्थ पोल अलग निकाल लें, वो पॉसिबल नहीं है। कभी भी मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल एग्जिस्ट करता है तो वो डायपोल मतलब दो पोल तो होंगे ही होंगे, दो पोलरिटी होगी। ये नॉर्थ था, ये रहा नॉर्थ, तो ये बन गया साउथ, ये साउथ है, तो ये रहा साउथ, और ये बन गया नॉर्थ। यहाँ पर ओरिजिनल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। m इज इक्वल टू लेंथ ले लीजिए, वो तो 2L के बराबर है। कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ ले लो, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मैंने QM लिख लिया। चलो यहाँ पर आते हैं, किसी भी एक टुकड़े के केस में जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नया वाला हमको फाइंड आउट करना है, वो होगा लेंथ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय पोल स्ट्रेंथ। ले लो, पोल स्ट्रेंथ ये हमने लिख दी। अब L इंटू क्यू एम किसके बराबर है, m डैश के बराबर। L इंटू क्यू एम किसके बराबर है, m डैश के बराबर है। यहाँ पर मैंने 2 लिखा, यहाँ पर मैंने m लिखा। ठीक है, तो ये हमें एक रिजल्ट मिला। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को यहाँ पर ले जाओ तो हमको क्या मिलेगा, m/2 इज इक्वल टू m डैश। मतलब कि जो एक टुकड़े का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एक टुकड़े का जो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, वो ओरिजिनल मैग्नेट का आधा है। मतलब कि अगर आप मैग्नेट को इक्वेटोरियली डिवाइड कर लेते हो 2 पार्ट में, तो उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो भी डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में। तो बच्चों, अब हम विराम ले